हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बात चल रही है चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 की प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की। इसके अंदर बात करेंगे मेंडल के लॉज के बारे में। मेंडल ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मेंडल का नाम सुनते ही ना एक बहुत भयंकर सी एक ऐसी इमेजिनेशन सामने आती है जिसको देख करके क्या होता है, डर सा लगता है कि मेंडल के सामने आते ही वो मटर के प्लांट्स, इनको पाइसम सटाइवम बोलते हैं, वो जो चेकर बोर्ड्स होते हैं वो सारे ध्यान में आते हैं। ठीक है, कई बच्चों को क्या होता है, वो चीजें समझने में बहुत दिक्कत आती है कि यार ये चेकर बोर्ड क्या है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बनता है। आपको पता है मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना, तब उसने चेकर बोर्ड्स का भी यूज नहीं किया था। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में मैथमेटिक्स लगाई थी। मैथमेटिक्स के जो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं उनको अप्लाई करके उनके सारे रिजल्ट निकाले थे। आज तो हमारे पास चेकर बोर्ड्स जैसी इजी मेथड्स अवेलेबल है जो कि पुन्नेट नाम के साइंटिस्ट जो है उन्होंने दी थी, इसीलिए इन चेकर बोर्ड्स को पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड्स भी बोलते हैं। तो मेंडल जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज करके ये सारे नियम जो है वो निकाले थे। इसीलिए तो मेंडल के लॉज इतने ज्यादा फेमस हुए नहीं थे। क्यों? क्योंकि मेंडल जो है वो बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स का यूज कर रहे थे, उन्होंने मीन मोड्स लगाए थे वहां पे। तो लोगों को समझ नहीं आया कि भैया ये बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स कैसे घुसा सकता है। उसके बाद और भी कई सारी चीजें थी, जैसे मेंडल जो है उस टाइम पर अपने जो रूल्स निकाल रहे थे वो आज भी हम अप्लाई कर सकते हैं। उस समय उतनी एडवांसनेस नहीं थी, उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। उन्होंने हमें ये समझाया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से अगली जनरेशन में, यानी कि उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स है उनमें कैसे जाते हैं। उन्होंने कई बार ऐसे फैक्टर टर्म जो है उसका यूज किया। उन्होंने कहा फैक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को लेकर के जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वैसे वैसे हमें पता चला कि हाँ, जीन्स जो कि डीएनए के ऊपर लगे होते हैं, जीन्स वो यूनिट्स हैं जो कैरेक्टर्स को आगे लेकर के जाती है। उस समय मेंडल ने जीन्स शब्द सुना भी नहीं था क्योंकि जीन शब्द आया नहीं था, ना मेंडल ने उनको देखा था। फिर भी अपने लॉज के बेस पर उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन के बेस पर कहा कि उन्होंने कहा हाँ ऐसे 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 चीजें रही हैं, ऐसी चीजें हैं यहाँ पर। इस कारण से क्या होता है, कैरेक्टर्स ऐसे अगली जनरेशन में जाते हैं। जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हुई हमें पता चला कि जीन्स ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि मेंडल ने फैक्टर्स टर्म को यूज किया था। सोचो उस समय बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के उन्होंने ये सारी चीजें दे दी थी, का दिमाग कितना ज्यादा शार्प होगा। इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। देखिए जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी जेनेटिक्स ऐसी ब्रांच है जो डील करती है किसमें, इनहेरिटेंस में, एंड वेरिएशंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू। ये डेफिनेशन पहले भी देखी है ना। इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय द कैरेक्टर्स आर पास्ड on from the parent to their offsprings, while the variations क्या है is the degree by which progeny different from their parents। मैंने क्या कहा था, देखो इनहेरिटेंस वो प्रोसेस होती है जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। और जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं, मैंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं या ऑफस्प्रिंग्स होती है तो वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट कैसे हैं, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, वेरिएशंस है। तो वेरिएशंस क्या लिखा है, इज द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफरेंस फ्रॉम पेरेंट्स। करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल वो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने इनहेरिटेंस के पैटर्न जो है उसकी स्टडी की थी। का पूरा नाम था ग्रेगोर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल बोलते हैं इनको। ये था, he is known as the father of genetics and proposed the laws of inheritance। इनको हम father of genetics बोलते हैं और इन्होंने laws of inheritance जो है वो दिए थे। he selected the pea plants, कौन से, पाइसम सटाइवम, जो कि गार्डन पी होता है। क्या है ये, गार्डन पी। तो सर इसके अलावा कोई दूसरे प्लांट, दूसरा मटर भी होता है क्या? हाँ, वाइल्ड पी होता है ना, स्वीट पी होता है। तो he selected the pea plants Pisum sativum to study the inheritance of characters from parents to। ठीक है, he selected pea plants। pea plants को ही सिलेक्ट क्यों किया उसने, रीजंस होंगे। क्यों गोभी का प्लांट सेलेक्ट कर लेते, आलू का सेलेक्ट कर लेते, क्यों पी ही क्यों किया, कोई दाल का प्लांट कर लेते। पी प्लांट जो है उसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिखे उनको, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया।
Selected the pea plants because peas have many visible characters like a tall or dwarf. ठीक है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर, पी प्लांट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब समझते हो? का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, उनका मीडिएटर कैरेक्टर कभी नहीं दिखेगा। जैसे प्लांट जो है ना, मटर का प्लांट या तो टॉल दिखेगा, ठीक है, या हमें ड्वार्फ दिखेगा। इनके बीच का कोई कैरेक्टर नहीं है, इनके बीच का कोई कैरेक्टर नहीं है, या टॉल है या ड्वार्फ है। ऐसे ऐसे कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मटर के प्लांट में थे। जैसे फ्लावर का कलर वायलेट है या व्हाइट है, दो कलर के होते हैं, वायलेट कलर के फ्लावर्स और व्हाइट कलर के फ्लावर्स। इसके अलावा मीडिएटर कलर कभी दिखेगा ही नहीं, इंटरमीडिएट वाला कलर कभी नहीं आएगा। ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे उनको स्टडी करने में आसानी रहती थी, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा राउंड और रिंकल्ड सीड्स, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, या तो सीड कैसा है, मटर का बीज जो है वो ऐसा राउंड है या वो ऐसा रिंकल्ड है, एक कैरेक्टर था, ठीक है। ग्रीन और येलो पॉड, पॉड क्या होता है, मटर की जो फली होती है ना उसको पॉड बोलते हैं। ग्रीन और येलो पॉड, यानी ग्रीन पॉड हो सकती है या येलो पॉड हो सकती है, बीच का कोई नहीं। ऐसे कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको दिखे, इसीलिए उन्होंने मटर का प्लांट को ही सिलेक्ट किया। और बात बताता हूं, ठीक है ना, और बताता हूं। Peas have bisexual flowers and therefore they undergo natural self pollination. मटर के प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है और उसी में क्या है, मेल पार्ट भी है, इसी को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यहां पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगी, यहां से पॉलन ग्रेन्स होंगे वो इस जगह पर पॉलिनेट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सेल्फ पॉलिनेशन, हम आर्टिफिशियली क्या करवा सकते हैं, हम इसके स्टेमन हटा भी सकते हैं, हमने हटा लिया स्टेम। याद करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में स्टेमन हटाने वाली प्रोसेस जो होती है उसको क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। इमैस्कुलेशन कर दिया हमने इसका, उसके बाद हमने जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स थे, जिस भी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स है, मतलब होने तो मटर के प्लांट के चाहिए, किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स हम यहाँ क्या करवा सकते हैं, पॉलिनेट करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। तो नेचुरली क्या होता है, इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक ही फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर हम चाहे तो हम इमैस्कुलेशन करवा करके इसमें क्रॉस पॉलिनेट भी करवा सकते हैं, वो हम आर्टिफिशियली करवा सकते हैं, इजी रहता है, ठीक है ना। तो हम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट इस पे आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, Does the pea plant produce offspring with the same traits generation after generation? तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन होता जाता है तो क्या होता है, सेम ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, एक जैसे कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, उससे अगली जनरेशन में दिखते जाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसमें आप देखो कि नए कैरेक्टर तो कहीं से आ ही नहीं रहे हैं। पॉलन ग्रेन भी एक ही प्लांट का है और स्टिग्मा जो है वो भी एक ही प्लांट का है, तो नए कैरेक्टर तो कहां से आएंगे, नहीं आएंगे। तो नए कैरेक्टर नहीं आते तो सेम ट्रेट्स चलते रहते हैं। लेकिन नए कैरेक्टर लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रीडिंग या फिर मैं कह सकता हूं क्रॉस पॉलिनेशन करवाना जरूरी है, जो कि हम आर्टिफिशियली करवा भी सकते हैं मटर के प्लांट में। इन पी प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन which the stamen of the flower is removed without the affecting the pistil. पिस्टिल को कोई अफेक्ट नहीं किया जाता। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने वाले जो स्टेमन्स होते हैं, उन स्टेमन्स को हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन की प्रोसेस से हटा देते हैं। The pea plants have a short lifespan. पी प्लांट जो है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है ना। वो एनुअल प्लांट होता है, ठीक है ना। एनुअल प्लांट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो एक सीजन के अंदर अपना ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करने के बाद वो सीड वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, देन उसके बाद वो एनुअल प्लांट्स हैं। उसके बाद दे प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ सीड इन वन जनरेशन। एक जनरेशन जो है उसके अंदर बीज की संख्या बहुत ज्यादा मिलती है। जब सीड्स के नंबर बहुत ज्यादा मिलेंगे, जो आगे चल करके ऑफस्प्रिंग्स बहुत ज्यादा बनेगी, तो हमें ऑब्जर्वेशन करने में बहुत आसानी रहती है। एक छोटी पॉपुलेशन में किसी चीज की स्टडी करना और एक बड़ी पॉपुलेशन में किसी चीज की स्टडी करना, तो आसान क्या रहेगा, आपको पता है क्या, बड़ी वाली जो पॉपुलेशन होती है उसमें कैरेक्टर बहुत इजीली दिखाई दे जाते हैं, ठीक है ना। छोटी वाली पॉपुलेशन में जरूरी नहीं है कि वो चीजें आसानी से दिखे। फॉर एग्जाम्पल सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे आई कलर की स्टडी करनी है,
मुझे आई कलर की स्टडी करनी है। तो आई कलर की स्टडी करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने 50 लोगों को बुला लिया। 50 लोगों में मैंने देखा कि 45 लोग जो थे, 45 जो पीपल्स थे, उनके अंदर क्या है, आंख का कलर जो है वो ब्लैक है, क्या 3-4 में क्या है, ब्राउन है, और ब्लू वाला एक भी नहीं, मान ब्लू वाला एक भी नहीं। कि रैंडमली मैंने सिर्फ 50 लोगों को सिलेक्ट किया, लेकिन ऐसे ही अगर मैंने 4000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया कि मैं आई कलर जो है उसकी स्टडी करूंगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक वो भी लोग होंगे जिनके अंदर आई का कलर ब्लू है, ब्लैक वाले तो होंगे, ब्राउन वाले तो होंगे, और रेयरली कई बार क्या होता है लाइट ग्रीन कलर की आईज भी होती है, ठीक है ना। तो वो लोग जो है वो भी दिखेंगे। तो मुझे बताओ कि एक छोटी पॉपुलेशन में मुझे सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं कि एक बड़ी पॉपुलेशन में मुझे सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं? एक बड़ी पॉपुलेशन में दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए बड़ी पॉपुलेशन में हमें कैरेक्टर्स की स्टडी करने में आसानी होती है, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर शो हो जाएंगे। समझ में आई? तो जनरेशंस जो है उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स है वो ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस होनी चाहिए, जो कि मटर का प्लांट कर रहा था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट्स इन 3 स्टेजेस। सबसे पहले मेंडल ने जो भी मटर के एक्सपेरिमेंट्स किए उनके ऊपर 3 तरह की स्टेजेस जो है वो सेलेक्ट की। पहले स्टेज में उन्होंने क्या किया, सेकंड में क्या किया, और थर्ड में क्या किया। देखो, पहले में सिलेक्शन ऑफ प्योर एंड ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स। प्योर एंड ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स का मतलब ये था कि उन्होंने जो भी कैरेक्टर लिया था उस कैरेक्टर के लिए प्योर प्लांट लिए। जैसे मान लो मैं जो जो टॉल प्लांट लिए थे, कैपिटल टी कैपिटल थी। टॉल तो ये भी होता है ना, यहां देखो, टॉल तो ये भी होता है ना, लेकिन ये नहीं, ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं, ठीक है ना। प्योर ब्रीड लाइन वो है जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है, और जो ड्वार्फ प्लांट लिया था वो भी ऐसे लिया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स लिए। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑब्टेनिंग F1 जनरेशन। इन पेरेंट्स के बीच में क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन जब करवाया जाता है तो उससे जो फर्स्ट जनरेशन बनती है उसका F1 जनरेशन बोलते हैं। F1 जनरेशन ली उन्होंने। उसके बाद F2 जनरेशन बनाने का तरीका भी मैंने बताया था, याद करो। F1 जनरेशन के प्लांट्स जो है उनका सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग करवाने के बाद जो जनरेशन हमें मिलती है दैट इज F2 जनरेशन। तो थर्ड स्टेज में उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ हाइब्रिड टू गेट जनरेशंस लाइक F2 एंड F3 सो ऑन। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन करके F2 और F3 जनरेशन जो है वो हमने देखी। उसके बाद देखो, मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग P varieties with easily distinguishable contrasting forms. The characters were, देखो सुनो ध्यान से, मेंडल ने 7 पेयर्स सेलेक्ट किए थे। 7 पेयर्स का मतलब ट्रेड कितने हो जाएंगे, कैरेक्टर्स 7 पेयर के थे तो ट्रेड कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ट्रेड कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, जो कि बहुत आसानी से डिस्टिंग्विशेबल थे और उन्हें बहुत इजीली पहचाना जा सकता था, ठीक है। अब एक बात सुनो, the true breeding variety produce offspring having similar characters. For example, white flower plant produce white flower offsprings etc. कैरेक्टर्स कैसे थे, कैरेक्टर्स उन्होंने ऐसे लिए थे कि जैसे व्हाइट कलर का जो फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है वो आगे आने वाले जनरेशन में भी व्हाइट कलर का फ्लावर ही देगा, ठीक है। ये ऑब्टेन ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बाय कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन बाय द सेवरल जनरेशंस। पता है जो ये ट्रू ब्रीड लाइन जो है वो उन्होंने कैसे बनाई होगी। ट्रू ब्रीड लाइन बनाने के लिए हमें कई जनरेशंस तक, मतलब अप्रॉक्स मान के चलिए 4 to 6 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहना पड़ता है। जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहेंगे धीरे धीरे क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन बन जाएगी, यानी कि जो प्लांट्स है वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे। यानी ड्वार्फ है तो वो होमोजाइगस ड्वार्फ होगा, ड्वार्फ तो खैर देखा जाए तो होमोजाइगस ही होता है हमेशा, और जो प्लांट टॉल है वो होमोजाइगस टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले उन्होंने प्योर ब्रीड लाइन बनाई, उसके बाद में अपनी ये तीनों स्टेजेस जो है वो कंप्लीट करी। तो मेंडल ने वो कौन से कैरेक्टर्स थे जो कि देखे थे, 7 कैरेक्टर्स, कौन कौन से थे। देखो, नंबर फर्स्ट जो है मैं बता देता हूं, यहां मैं बात करता हूं कैरेक्टर की, इस कैरेक्टर, यहां मैं बात करता हूं डोमिनेंट ट्रेट की, डोमिनेंट ट्रेट की, और यहां मैं बात करता हूं रेसेसिव ट्रेट, करेक्ट, रेसेसिव ट्रेट की। अब सबसे पहला क्या है, कैरेक्टर था हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट।
यानी प्लांट की हाइट कैसी होनी चाहिए? प्लांट की हाइट होनी चाहिए टॉल जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर था और ड्वार्फ जो कि रेसेसिव था। करेक्ट। नंबर सेकंड सुनिए, कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर कौन कौन सा है? कलर ऑफ फ्लावर में आता है वॉयलेट। वॉयलेट कलर जो था वो डोमिनेंट था और जो व्हाइट था वो रेसेसिव था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नंबर थर्ड की। कलर ऑफ सीड। सीड का कलर, सीड जो है उसका कलर कैसा था, या सीड कोट का कलर अगर मैं बात करूं कैसा था? ये येलो था जो डोमिनेंट था। येलो डोमिनेंट है और जो ग्रीन है वो रेसेसिव। मैंने डोमिनेंट और रेसेसिव का कंसेप्ट समझाया हुआ है, ध्यान रखना। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जिसके अंदर एमआरएनए बनता है, प्रोटीन बनती है और उसका कैरेक्टर दिखता है। और रेसेसिव कैरेक्टर वो है जिसके अंदर जो जीन है वो किसी भी तरह की प्रोटीन नहीं बना रहा है। ये चीज पता है ना? अच्छा, एक चीज और बताता हूँ। डोमिनेंट जो होता है उसके एलील को हम कैपिटल से लिखते हैं, जैसे ये कैपिटल टी से लिखा जाता है। ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी से लिखते हैं। एग्जैक्टली वॉयलेट जो होता है उसका अलग होता है, व्हाइट का अलग होता है। येलो का कैपिटल वाई हो जाएगा, ग्रीन का स्मॉल वाई हो जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं, डोमिनेंट को हम हमेशा कैपिटल से लिखते हैं और रेसेसिव को स्मॉल से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सुनो, कलर ऑफ पॉड। पॉड का जो कलर है ना उसकी बात करते हैं। ध्यान रखना, कलर ऑफ सीड और कलर ऑफ पॉड में डोमिनेंट और रेसेसिव एक दूसरे के उल्टे हैं। यहां ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है और येलो रेसेसिव है। येलो रेसेसिव है। इसके बाद मैं बात करता हूं शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड, एक तो राउंड जो है वो डोमिनेंट है और रिंकल्ड वो रेसेसिव है। राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रेसेसिव है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, शेप ऑफ सीड हो गया। शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड, ठीक है। फली, फली जो है ना उसका एक तरीके से देखा जाए तो शेप कैसा होता है, एक तो होता है इन्फ्लेक्टेड और एक होता है रिंकल्ड। ठीक है, रिंकल की जगह कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलो तो ज्यादा बेटर है। रिंकल तो सीड के लिए यूज होता है बेसिकली। इन्फ्लेक्टेड यानी फूली हुई, और दूसरा है कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी पिचकी हुई फली। और 7 और लास्ट आता है पोजीशन ऑफ फ्लावर। एक होता है एक्सियल, एक होता है टर्मिनल। एक्सियल में पता है क्या होता है? कुछ नहीं होता। एक्सियल के अंदर यहां जो फ्लावर है वो आइट साइड में लगे रहते हैं और टिप पे नहीं लगा होता। देखो ध्यान से, ऐसे साइड साइड में लगे होते हैं, टिप पे नहीं होता। और टर्मिनल में पता है क्या होता है? टर्मिनल के अंदर फ्लावर लेटरल पार्ट्स में लगे होने के साथ साथ क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन पे भी लगा होता है। यहां लेटरल पार्ट में लगे होने के साथ टर्मिनल पोजीशन पे भी फ्लावर लग जाता है। जैसे टर्मिनल पोजीशन पे भी लग गया। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है 7 कैरेक्टर्स थे, और ट्रेट जो है वो कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे ना। 7 पेयर्स हैं ट्रेट्स के, तो 14 हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे बात थी। देखिए अभी हमने जो टेबल देखी थी, टेबल का जो फॉर्म दे रखा है एनसीईआरटी में उसकी बात करते हैं। देखो उन्होंने क्या दे रखा है, वही स्टेम हाइट, टॉल और ड्वार्फ, फ्लावर कलर वॉयलेट और व्हाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है। पॉड शेप दे रखा है इन्फ्लेक्टेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड,
पॉड कलर दे रखा है ग्रीन और येलो, सीड शेप दे रखा है राउंड और रिंकल्ड। ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब अब आपको पता ही है, ठीक है ना, इसमें से एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। सीड शेप राउंड और विंकल्ड है और सीड कलर जो है वो येलो और ग्रीन, करेक्ट। ये है। अब ये देखो, ये इन्होंने डायग्राम दे रखे हैं। राउंड सीड ऐसा है, रिंकल्ड ऐसा, येलो सीड और ग्रीन सीड, वॉयलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, ठीक है। पॉड शेप इन्फ्लेक्टेड और कंस्ट्रक्टेड, पॉड कलर ग्रीन और येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, और स्टेम हाइट टॉल और फ्लावर, करेक्ट। ये एनसीईआरटी के डायग्राम और टेबल है। देखो मेंडल जो है उन्होंने पाइसम सटाइवम यानी कि जो गार्डन पी है उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट 7 सालों तक किए थे। 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपने 3 लॉज दिए जिनको हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स लॉ भी बोलते हैं, और थर्ड लॉ जो था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ जो है उसमें से जो फर्स्ट 2 लॉज थे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे, ठीक है, और जो थर्ड लॉ था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था। तो हम शुरुआत में अब ये पढ़ेंगे कि जो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जो लॉज थे वो क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी कहते हैं, एक जीन की इनहेरिटेंस की स्टडी करना। तो जब हम क्रॉस करवाते हैं कि 2 प्लांट्स के बीच में और वो क्रॉस सिर्फ एक कैरेक्टर को या एक जीन को लेकर के या एक जीन की इनहेरिटेंस के लिए करवाया जाता है, कि हम स्टडी कर रहे हैं भैया सिर्फ एक जीन की, कि ये जीन जो है वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैसे जाता है, तो ऐसा क्रॉस जो है उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने कैरेक्टर कितने लिए थे? 7 कैरेक्टर लिए थे, याद करो, है ना। हर कैरेक्टर के लिए मेंडल कहता था कि एक फैक्टर है, वो वर्ड यूज करता था फैक्टर, जिनको हम आज जीन के नाम से जानते हैं, के लिए वो यूज करता था फैक्टर। तो वो कहता था कि एक फैक्टर है वो कंट्रोल करता है, एक फैक्टर है वो कंट्रोल करता है। तो वो एक फैक्टर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैसे जाता है, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, एक टाइम में सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी या एक जीन की स्टडी, वो क्रॉस जो है उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स, ओके, which differs in only one pair of contrasting characters. Example, the cross between tall and dwarf pea plants. Correct? Steps involved in making a cross between tall and dwarf pea plants. Selection of 2 pea plant with contrasting characters, say tall and dwarf pea plant. सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम पेरेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स लेते हैं, मतलब सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स को जिनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा। क्रॉस करवाने से सर आपका क्या मतलब है? क्रॉस करवाने से मतलब है किसी एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स का किसी दूसरे प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर जाकर के हम पॉलिनेट करवाएं। तो सबसे पहले हम प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है, प्लांट सिलेक्ट करता है ज्यादा बेटर रहेगा। प्लांट सिलेक्ट करने से मतलब क्या है सर? प्लांट सिलेक्ट करने से ये मतलब है कि हमने उन 2 प्लांट को चूज कर लिया जिनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ एंथर्स, इमैस्कुलेशन ऑफ वन प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपको पता है दोनों पी प्लांट है, उन दोनों में क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं, तो जिसका हमें सिर्फ स्टिग्मा यूज करना है यानी फीमेल पार्ट यूज करना है, हम क्या करेंगे उसका जो स्टेमन्स है वो हटा देंगे ताकि वहां पॉलन ग्रेन्स ना आए, क्योंकि हमें दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स यूज करने हैं। तो यहां हम क्या कर देंगे, इमैस्कुलेशन कर देंगे एक प्लांट के। दिस इज अ फीमेल पैरेंट, उसको हम फीमेल पैरेंट कह देंगे क्योंकि हमने स्टिग्मा यूज किया है। कलेक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द अदर प्लांट, जिसको हम मेल पैरेंट बोलेंगे, जिससे हमें पॉलन ग्रेन्स क्या करना है, कलेक्ट करने हैं, which is then transferred to the female parent for the pollination and the collection of seeds and production of offspring. उसके बाद में इनके जो सीड बनेंगे कलेक्ट करेंगे और उसकी ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। अब देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, या देखो ये क्या किया, जैसे मान लो ये हमने एक पेरेंट लिया, ये पेरेंट लिया और इस पेरेंट के अंदर क्या है, देखो ये पेटल है, स्टिग्मा है, एंथर है, स्टेमन्स है और कार्पल है। हमने क्या किया, इमैस्कुलेशन कर दिया। ये मेल पेरेंट है, क्या है, मेल पेरेंट, सॉरी ये फीमेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, करेक्ट, ये फीमेल पेरेंट है। तो हमने क्या किया, इसका इमैस्कुलेशन कर दिया। जब इसका इमैस्कुलेशन किया मतलब इसके स्टेमन सारे हमने हटा दिए, और यहाँ जो पेरेंट है, जो मेल पेरेंट हमने लिया एज अ मेल पेरेंट, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट करके हमने क्या किया, इस जगह पर ट्रांसफर कर दिए। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जिनको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब जब हमने यहाँ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर दिए तो इससे जो जनरेशन बनेगी, जो फर्स्ट जनरेशन, क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं,
F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स कैसे दिखेंगे? F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स हमें दिखेंगे टॉल, करेक्ट? सारे प्लांट्स टॉल दिखेंगे। तो यहां देखिए जैसे टॉल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट। अब एक बात सुनिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कभी भी जो एलील्स है वो एक सिंगल नहीं मिलेगा, एलील्स हमेशा किसी सेल के अंदर क्या मिलते हैं? पेयर के फॉर्म में मिलते हैं। याद है मैंने कहा था क्या तो कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी ऐसे मिलेंगे। एलील्स आर ऑलवेज फाउंड इन अ पेयर इन अ सेल, करेक्ट? तो सबसे पहले किया क्या था? सबसे पहले किया था हमने कैपिटल टी प्लांट लिया, इसको स्मॉल टी वाले प्लांट के साथ क्रॉस करवाया। ये क्या है? ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स हैं, करेक्ट? यहां हमने बात कर ली कि ये मेल प्लांट हो सकता है और ये फीमेल प्लांट हो सकता है। मेल प्लांट है इसका मतलब इसके पॉलन ग्रेन्स यूज कर रहे हैं, और फीमेल प्लांट है तो स्टिग्मा यूज कर रहे हैं। इसके अंदर जो F1 जनरेशन बनेगी, इसके अंदर F1 जनरेशन बनेगी तो एक कैपिटल टी यहां से और एक स्मॉल टी यहां से आएगा, दैट इज F1 जनरेशन, करेक्ट? अब हिसाब से तो ये लगता है कि सर F1 जनरेशन में जो प्लांट है वो मीडियम साइज का होना चाहिए, नॉट टॉल, क्योंकि ये प्लांट कैसा था? ये टॉल था, और ये पेरेंट कैसा था? ये ड्वार्फ था। तो हिसाब से तो देखा जाए तो जो पेरेंट से जो कैरेक्टर आए हैं वो दोनों के कैरेक्टर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे होने चाहिए? इंटरमीडिएट साइज के होने चाहिए, यानी मध्यम आकार के होने चाहिए। लेकिन इनका जो हाइट है, इन प्लांट की हाइट एग्जैक्टली इन टॉल प्लांट की, मैंने इसका कंसेप्ट भी बेसिक में बताया था। मैंने बेसिक में ये बताया था कि हमेशा जो डोमिनेंट होता है वो रेसेसिव को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, दबा देता है। तो रेसेसिव का जो कैरेक्टर है या ट्रेट है, जो स्मॉल टी है, उसका ट्रेट नहीं दिख पाता। तो किसका कैरेक्टर दिखेगा? कैरेक्टर दिखेगा कैपिटल टी का, और कैपिटल टी का कैरेक्टर दिखने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ प्लांट टॉल हो जाएंगे, तो ऑल प्लांट्स आर टॉल इन F1 जनरेशन, करेक्ट? तो यहाँ पीछे और क्या दिखा है? यही तो देखो, यहाँ एक पेरेंट था, इधर से पॉलन ग्रेन्स यहाँ ट्रांसफर हुए, ये F1 जनरेशन बनी, और F1 जनरेशन के अंदर क्या सारे के सारे प्लांट्स टॉल दिखे? ये F1 जनरेशन देखो सारे प्लांट टॉल है। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप हाई है उनका, और इस कारण से क्या हो जाएगा? यहाँ पर टॉल प्लांट मिलेंगे, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या करता है? प्रेस कर देता है। यही था, देखो ये टॉल प्लांट है कैपिटल टी, ये ड्वार्फ है स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने क्या किया? इनके गैमेट्स बनाए। गैमेट्स में पता है क्या होता है? कैपिटल टी और कैपिटल टी अलग हो जाते हैं, स्मॉल टी अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट्स कैसे दिख रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, यानी सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं? हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है। कैसे? हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है। अब क्या करेंगे? इन हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट की सेल्फिंग करवाएंगे। इनकी क्या करवानी होती है? सेल्फिंग करवानी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फिंग के बाद क्या होगा? ये देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ, ये अब जब इनके गैमेट्स बनाते हैं ना तो हम इनको अलग कर देते हैं, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी, करेक्ट? उसके बाद ये चेकर बोर्ड बनाए, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, ये दोनों इससे कह रखो, ये दोनों गैमेट्स यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके साथ करो कैपिटल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान रखना पहले स्मॉल नहीं आएगा, पहले कैपिटल आएगा देन स्मॉल आएगा, उसके बाद स्मॉल टी। ये आती है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में ये सब दिखाई दिए, तो यहां से मेंडल को कुछ आइडिया हुआ कि F1 जनरेशन में जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है या ट्रेट है वो तो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन F2 जनरेशन में जो ड्वार्फनेस वाला ट्रेट है वो दिखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में रहते हैं तो आपस में ब्लेंड नहीं होते, आपस में ब्लेंडिंग नहीं होती उनकी, वो आपस में मिक्स नहीं होते। तो F2 जनरेशन में क्या होता है? वो जब अलग होंगे तो वो कभी कभी अपना सेपरेट कैरेक्टर जो है वो दिखा सकते हैं, यानी कि ड्वार्फ प्लांट मुझे है। जो ब्लेंडिंग वाला सिस्टम था ना, ये मेंडल ने बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है ना? लोग समझ नहीं पाते थे कि वो क्या बोल रहे हैं कि फैक्टर है,
आपस में एक साथ पेयर में रहते हैं लेकिन वो ब्लेंड नहीं करते। ये क्या होता है ब्लेंड नहीं करते? पहले तो उनको ये भी नहीं पता था कि फैक्टर क्या है। उन्होंने मेंडल से कहा कि मेंडल भैया दिखाओ हमें फैक्टर क्या है। मेंडल कहता है यार तो मैं नहीं पाऊंगा क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं थी। तो मेंडल का मजाक उड़ाते थे कि इसको कुछ नहीं आता, फेंकू है साला, एक नंबर का, कुछ नहीं है। लेकिन सही था, मेंडल सही था कि जब कभी भी दो एलील्स आपस में रहते हैं, एक साथ पेयर बना के रहते हैं, तो कभी ब्लेंड नहीं करते, कभी ब्लेंड नहीं करते, वो साथ में रहते हैं, फिर गैमेट बनाते समय वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो यहां F2 जनरेशन जो बनी, यहां इसका फिनोटाइप रेशियो देखो। फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप का मतलब ऐसे कैरेक्टर जो बाहर से देख करके बताए जा सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, एक तो टॉल हो जाएगा और एक ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, यही दिखेंगे। टॉल कितने और ड्वार्फ कितने मुझे बता सकते हो बाहर से देखने पर? टॉल 1, 2 और 3, तीन मुझे टॉल दिखेंगे, तो 3 टॉल है और एक जो होगा वो ड्वार्फ दिखेगा। अब मैं इसका अगर जीनोटाइप रेशियो बताऊं, जीनोटाइप रेशियो बताऊं, तो जीनोटाइप में क्या आता है देखो, एक तो कैपिटल टी, एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। इसके अलावा कोई जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है क्या हमें? यहाँ पे नहीं मिल रहा। कितना है कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं 2, स्मॉल टी कितना है? जीनोटाइप रेशियो 1 और जीनोटाइप 1:1। क्या देखिए यही है, जब हम कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों के आपस में सेल्फिंग करवाते हैं, दिखा हुआ है, तो जो गैमेट्स बनता है ये मैंने बताया गैमेट्स, और उसके बाद में जो F2 जनरेशन बनती है उसमें देखो 1, 2, 3 टॉल और चौथा प्लांट जो है करेक्ट, ये F2 जनरेशन। स्टडिंग द क्रॉस, यानी इस क्रॉस की स्टडी करना, ऐसा हुआ था ये। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आर जीनोटाइप्स व्हाइल द ट्रेट्स टॉल एंड ड्वार्फ आर फिनोटाइप। सही है, जीनोटाइप हम मुझे 3 तरह के दिख रहे थे, लेकिन फिनोटाइप में टॉल और ड्वार्फ 2 ही तरह के दिखे। करेक्ट, the capital letter T stands for the tall trait while the small letter t stands for the dwarf trait. Correct, even if a single capital T is present in genotype, the phenotype is tall. हाँ मैंने कहा था ना, चाहे एक बार ही कैपिटल टी क्यों ना हो, कैपिटल टी स्मॉल टी है अगर, तो भी प्लांट कैसा होगा, टॉल ही होगा। When capital T and small t are present together, then capital T is dominant and suppress the expression of small t. Correct, therefore the capital T for the tallness is dominant trait while the small t for the dwarfness is recessive trait. Capital T and small t are homozygous while the capital T small t is heterozygous. ये हमने देखा हुआ है। From the cross it can be found that alleles are parental pair segregate from each other and only one allele is transmitted to the gamete. बिल्कुल सही। देखो मान लो यहां पर इसी सेल के अंदर या पेरेंट के अंदर जो एलील्स है वो पेयर में, लेकिन जब गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स हैं, जब गैमेट्स बनेंगे तो ये दोनों एलील्स अलग हो जाएंगे और इन दोनों एलील्स में से कोई एक एलील जो होगा वही एक गैमेट में जाएगा। मान लो एक गैमेट में ये है तो सिर्फ स्मॉल टी है, यहाँ इस गैमेट में, सॉरी यहाँ कैपिटल टी है और यहाँ क्या है, स्मॉल टी। ठीक है, तो एक गैमेट में केवल एक एलील ही प्रेजेंट होगा। From the cross it can be found that alleles are parental pair segregate, यानी वो segregate हो जाते हैं और एक दूसरे से, और केवल एक एलील जो होता है वो एक गैमेट में जाता है। Gametes of capital T will have only capital T alleles. Gametes for small t will have only small t alleles, but gametes of capital T small t will have both capital T and small t alleles. ये देखो, सुनो, पेरेंट्स ऐसे थे ना एक बार, तो जब ऐसे होंगे तो गैमेट्स बनेंगे, तो मुझे बताओ इसके गैमेट्स ऐसे बनेंगे, कैपिटल टी, यानी कि इस प्लांट के अंदर जितने भी गैमेट्स बनेंगे उसमें सिर्फ कैपिटल टी होगा, और इस पेरेंट में जो बनेगा सारे के सारे गैमेट्स कैसे होंगे, वाले होंगे। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी जो होंगे, अगर वो अपने गैमेट्स बनाते हैं तो कुछ गैमेट्स कैपिटल टी वाले होंगे और कुछ गैमेट्स स्मॉल टी वाले होंगे। 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं, इन दोनों में एक ही तरह के गैमेट्स बनते हैं। एक ही तरह के गैमेट्स की बात कर रहा हूं मैं, टाइप है। इसके बाद देखिए पुन्नट स्क्वायर। अभी हमने जो पीछे जो चेकर बोर्ड बना करके जो बात की,
जिसको हम पुन्नट स्क्वायर बोर्ड बोलते हैं या चेकर बोर्ड बोलते हैं। पता है इसका नाम भी आया हुआ है नीट में, सिर्फ इसका नाम पूछ लिया गया था कि ये जो बोर्ड बनाते हैं उस बोर्ड का नाम बताइए आप। पुन्नट स्क्वायर बोर्ड। पता है मेंडल जो है ना, मेंडल ने कोई चेकर बोर्ड या पुन्नट स्क्वायर बोर्ड नहीं बनाया था, ये टेक्निक तो बाद में अवेलेबल आई थी, ठीक है ना, बाद में ये चीज डेवलप की गई थी। मेंडल ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो सीधे सीधे लिखे थे, कोई चेकर बोर्ड बना के नहीं समझाया था उसने। तभी ये भी एक कारण है कि उस समय इस चीज को समझना बहुत मुश्किल रहा होगा। आज तो हम ऐसे चेकर बोर्ड बना के फटाफट फटाफट बता देते हैं। पुन्नट स्क्वायर क्या होता है? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस। किसी भी जेनेटिक क्रॉस में आगे कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, कितने जीनोटाइप्स बनेंगे, वो हम क्या करते हैं फटाफट से पुन्नट स्क्वायर बना करके बता देते हैं। Possible gametes are written on the two sides, usually top row and the left columns, and the combinations are represented in the boxes. क्या करते हैं? ये देखो देखो, जो गैमेट्स होते हैं उनको यहाँ एक लाइन में और दूसरी लाइन में लिखा जाता है, और उसके बाद ये कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो हम यहाँ पर नीचे की तरफ लिख सकते हैं जो ऑफस्प्रिंग के होंगे। With the help of Punnett square, genotype ratio is F2 generation can be found. Punnett square की हेल्प से F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप रेशियो है वो हम फाउंड कर सकते हैं। From the above Punnett square, it is evident that the genotype ratio of capital T, capital T, capital T, small t, and small t is 1:1, and the ratio of phenotype is 3:1, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात सुनो, 1:1 को क्या लिख सकते हैं? 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1/4। क्या 1:1 को ये लिख सकता हूँ मैं? हाँ। उसके बाद इट कैन बी डिवाइडेड इनटू बाइनोमियल एक्सप्रेशंस ax plus by का होल स्क्वायर। क्या हो सकता है ax plus by का होल स्क्वायर? इसको खोल करके ओपन करके जब निकालते हैं तो यहाँ पर ये 1/4, 1/2 और 1/4 जैसी चीजें आती है। ये कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। The gamete bearing genes are equal frequency of the 1/2, hence the expression can be written as, देखो 1/2 and capital T plus 1/2 and small t का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 कैपिटल T plus 1/2 स्मॉल t, ये लिख सकते हैं 1/2 कैपिटल T plus 1/2 स्मॉल t। अब उसके बाद जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो फाइनली आंसर क्या आएगा? 1/4 is a capital T plus 1/2 is a capital T small t plus 1/4 is a small t, ठीक है। ये a plus b का होल स्क्वायर जो खोलते हैं हम उस हिसाब से दिया गया है। आपको ये याद रखने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो याद करो, तो बेसिक्स में ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी F1 जनरेशन के प्लांट का उसके पेरेंटल प्लांट के साथ क्रॉस करवाया जाए तो उसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं, और वहीं अगर किसी F1 जनरेशन वाले प्लांट का उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टेस्ट क्रॉस की इंपॉर्टेंस ये है कि वो किसी भी पेरेंट के जीनोटाइप का पता लगाने में हेल्प करता है। कैसे करता है पता लगाने में? देखिए बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। F1 हाइब्रिड जो है उसका क्या कर सकते हैं? किसी पेरेंट के साथ करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस देखिए, द टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म विद अननोन जीनोटाइप विद एन रेसेसिव पेरेंट। यानी कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? F1 जनरेशन का या कोई भी जो अननोन जीनोटाइप है उसका उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं उसका जीनोटाइप पता लगाने के लिए। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन whether the individual is a homozygous or the heterozygous for a trait। बस इतना पता लगाने के लिए कि वो homozygous है कि heterozygous है। If the progenies produced by the test cross is show 50% dominant trait and 50% recessive trait, then the unknown individual is heterozygous। अगर हमें देखें कि 50% जो है वो homozygous, 50% जो है वो dominant और 50% recessive कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं जनरेशन के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो जो इंडिविजुअल जिसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है वो कैसा है? हेटेरोजाइगस है। On the other hand, if the progeny produced show the dominant trait, then the unknown individual is homozygous। और सिर्फ क्या हो? unknown trait जो है वो homozygous होगा जब सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे वो एक जैसे मिलेंगे। जैसे देखो बुक ने दे रखा है, देखो इसके अंदर जैसे कैपिटल W है और यहाँ कैपिटल W स्मॉल w है। मेरे पास ये दो जीनोटाइप है, मुझे नहीं पता ये वॉलेट कौन सा होगा, क्योंकि कैपिटल W आते ही फ्लावर का कलर वॉलेट हो जाता है। कैपिटल W आते ही फ्लावर का कलर वॉलेट हो जाता है, तो मुझे नहीं पता कि इसका जीनोटाइप कैपिटल W है कि कैपिटल W स्मॉल w है। तो मैंने क्या किया, उसको उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दिया। रेसेसिव पेरेंट में क्या आता है? स्मॉल w आता है। और यहाँ पर एक कंडीशन में क्या ले लिया?
होमोजाइगस कंडीशन ले ली कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ ले लिया मैंने स्मॉल डब्ल्यू किया। जब कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लिया जाता है, जब ये कैपिटल डब्ल्यू और ये स्मॉल डब्ल्यू, तो यहाँ एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल, ऐसे आएगा। तो सारे के सारे होंगे तो वॉलेट ही, लेकिन आप देखोगे कि यहां आपको दिख रहा होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन, लेकिन हेटेरोजाइगस मुझे बाहर से तो नहीं दिखता। सारे के सारे कैसे दिखेंगे? वॉलेट दिखेंगे। तो पता चल जाएगा कि यहाँ ये होमोजाइगस कंडीशन। अब मुझे कैसे पता ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में? अब यहाँ देखो स्मॉल डब्ल्यू यहाँ लिया और यहाँ एक बार कैपिटल और एक बार यहाँ स्मॉल लिया। जब इसके क्रॉस इसके साथ करवाएंगे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका इसके साथ स्मॉल डब्ल्यू इसके साथ स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ क्या होगा? दो वॉलेट और दो कैसे आएंगे? व्हाइट आएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इनका रेशियो 1:1 होगा। आया ना? 1:1 होगा। जैसे 1:1 आएगा, यहां तो सारे के सारे एक जैसे ही आ रहे थे, सारे फ्लावर्स कैसे थे? वॉलेट थे, और यहाँ हाफ वॉलेट और हाफ व्हाइट थे। तो अगर रेशियो इनका 1:1 आता है तो हम कह सकते हैं कि जो अननोन जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस है, और अगर एक जैसे आता है तो अननोन जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर। यहाँ ये बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात है। The progeny of monohybrid test cross is 1:1, while the dihybrid test is 1:1:1:1. जैसे ये मोनोहाइब्रिड था, एक ही कैरेक्टर को लेकर के करवाया गया था, तो 1:1 आया। अगर यही हम डाइहाइब्रिड को लेकर के करवाएंगे तो 1:1:1:1 आएगा। तो यहाँ हमने टेस्ट क्रॉस की बात करी और बैक क्रॉस की बात करी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं ये बताऊंगा कि मेंडल जो है उसके लॉज कौन कौन से हैं और वो क्या कहते हैं। ठीक है, अगर इस चीज को लेकर के अब तक जितना पढ़ा है उसे लेकर के अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।